Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Rashida Parveen and I am going to teach you organic chemistry to BS chemistry second, BS zoology second, and today we will discuss the topic bonding and hybridization in organic chemistry. And today our lecture is lecture number 1. क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन का। आज हमने बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हम कौन सा सब्जेक्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो कोर्स है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले हम इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऐसे कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जो कि मेनली कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, उन सब को और उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि मैटर की केमिकल कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फार्मूले के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और प्रॉपर्टीज भी कौन सी होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करती है साइंस की ये ब्रांच केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, आज हमने डिस्कस करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, जो ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करती है दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इन कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है, इनकी स्टडी को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमने कहा कि ये जो कंपाउंड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, ठीक है, इनको जो है स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब हमें एक और बात भी है कि हमें उसका भी पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स हैं, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और जो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, आर नाउन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के या फिर उनके डेरिवेटिव्स, ये सब कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना अपना टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में है। अब हमने बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है। जनरल टर्म ये है कि बॉन्डिंग क्या होती है। बॉन्डिंग एक जनरल सी टर्म है। ठीक है, बॉन्डिंग जो है वो एक ऐसा कनेक्शन होता है दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान, जो उन दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ के रखता है, उनको कनेक्ट करके रखता है। तो केमिस्ट्री में बॉन्डिंग क्या होती है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल बॉन्ड्स, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल कनेक्शंस होते हैं, होल्ड द मालिक्यूल्स, ये मालिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। मालिक्यूल जो है वो एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा मतलब कंपाउंड होता है जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड जो है वो मालिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखता है एंड क्रिएट, और पैदा करता है टेम्परेरी कनेक्शंस, और इनके दरमियान में टेम्परेरी कनेक्शंस क्रिएट करता है दैट आर इसेंशियल, जो कि उनके लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, अ केमिकल बॉन्ड इज अ लास्टिंग अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड जो है वो एक लास्टिंग अट्रैक्शन है, और वो किन के दरमियान है? बिटवीन एटम्स, आयंस और मालिक्यूल्स। ठीक है, ये एक ऐसी अट्रैक्शन है जो कि एटम्स, आयंस और मालिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है, दैट इनेबल्स, जो कि उनको इस काबिल बनाती है, द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, कि वो केमिकल कंपाउंड्स बनाए।
ठीक है। जो एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स हैं या सेम एटम्स हैं, उनके दरमियान में इस तरह के कनेक्शंस पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है। इन जनरल, अगर हम जनरली बात करें, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग इज एसोसिएटेड विद शेयरिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, वो या तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से होता है या फिर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफरिंग की वजह से होता है। ठीक है। बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग एटम्स, जितने भी एटम्स इस कनेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर देते हैं या फिर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं। अगर वो शेयर करेंगे तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, लेकिन अगर वो कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं तो इस तरह का बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है और जिसमें आयंस क्रिएट हो जाते हैं। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग की अब हमने टाइप्स को डिस्कस करना है। ठीक है। बॉन्डिंग का तो हमने पढ़ लिया कि केमिस्ट्री में जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो एक ऐसा कनेक्शन होता है जो कि केमिकल्स को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है ना। अब हमने इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है। जो केमिकल बॉन्डिंग होती है इसकी 4 मेन टाइप्स हैं। ठीक है। 4 मेन टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग और इंटरेक्शंस। अब वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है आयोनिक बॉन्ड, नंबर 2 है कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 3 है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। नंबर 4 है मेटालिक इंटरेक्शंस। अब हम वन बाय वन इन बॉन्डिंग्स को, इन इंटरेक्शंस को डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहली है आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है। आयोनिक यानी कि ऐसी बॉन्डिंग, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें आयंस क्रिएट होते हैं। आयनिक बॉन्डिंग को अब हम डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग जो है वो एक ऐसा केमिकल इंटरेक्शन है दैट इन्वॉल्व्स, जो कि इन्वॉल्व करता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है। जो कि क्रिएट कर देता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को क्रिएट कर देता है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के दरमियान में ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। और बिटवीन 2 एटम्स, या फिर 2 ऐसे एटम्स के साथ विद शार्पली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ठीक है। ऐसे 2 एटम्स जिनके दरमियान में एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाएगा, यानी कि अगर एक एटम जो है वो बहुत ही ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर है, तो दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो हाईली आयोनिक होगा। एंड इस प्राइमरी इंटरेक्शन, ये जो है एक प्राइमरी इंटरेक्शन है अकरिंग इन आयोनिक कंपाउंड्स, जो कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड की यहाँ पे एग्जांपल दिखाई हुई है सोडियम और क्लोरीन की। ठीक है। सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। ठीक है। अब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो उस एक इलेक्ट्रॉन को वो दे दे। ठीक है। क्योंकि हर जितने भी एटम्स जो हैं वो इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, वो सब जो हैं कोशिश करते हैं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें और स्टेबल हो जाएं। हर एटम जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल इसी तरह से बात है जैसे हम लोग, जब हम लोगों को नींद आती है तो हम लोग जब अपनी नींद जब तक पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग स्टेबल नहीं होंगे। जब हमें भूख लगती है तो जब तक हम खाना नहीं खाएंगे हम लोग स्टेबल नहीं होंगे। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से हर एटम जो इस दुनिया में पाया जाता है, तकरीबन 118 एटम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है ताकि वो स्टेबल फॉर्म में आ जाए। ठीक है। इसी तरह से ये जो सोडियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है।
अब इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है, जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को दे दे, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। अब इसके लिए जो है ये एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले, ठीक है, क्योंकि एक या दो एटम, दो इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें लेने की, तो एक या दो इलेक्ट्रॉन्स को ये इजीली ले सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक एटम से लेना एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। और अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये ज्यादा इजी टास्क है, और इसका जो ऑक्टेट है वो फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका सेकंड शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अब भी रिटेन रहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो सोडियम है ये क्या करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरीन को दे देता है, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास भी ये उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाए तो टोटल उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। अब क्लोरीन को जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, और इस सोडियम को जरूरत है 7 इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब ये सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और सोडियम जो है इसके आउटर मोस्ट सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। अब जो कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से सोडियम पर प्लस पॉजिटिव जो चार्ज है वो आ जाता है, लेकिन क्लोरीन ने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। Chemical bonding, ionic bonding. A chemical bond involve electrostatic attraction between oppositely charged ions। ये एक ऐसी electrostatic attraction होती है जो कि oppositely charged ions के अंदर पाई जाती है, ठीक है। oppositely charged ions, अभी हमने इसके प्रीवियस एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, सोडियम Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, ठीक है ना। और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना उनको कहा जाता है केटाइंस, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको कहा जाता है एनाइंस, ठीक है। तो जो एनाइंस और केटाइंस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड की जो सेकंड डेफिनेशन है वो आप ये भी कर सकते हैं कि ये ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि केटाइंस और एनाइंस के दरमियान में पाई जाती है। अब केटाइन क्या होता है, केटाइन इज एन एटम दैट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। केटाइन जो है वो एक ऐसा एटम होता है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया होता है। जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की सोडियम, ठीक है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में था एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया क्लोरीन को, और इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बन गया एक पॉजिटिवली चार्ज केटाइन। अगर हम एनाइन की बात करें तो एनाइन क्या होता है, एनाइन इज एन एटम। एनाइन एक ऐसा एटम है दैट हैज गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऑब्टेन कर लेता है, हासिल कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, एंड इज नेगेटिवली चार्ज, और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की थी सोडियम क्लोराइड की, उस केस में क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था। अब उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के नतीजे में क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, तो इस एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादती की वजह से क्लोरीन के ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और ये बन जाता है एनाइन। सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज है वो केटाइन होगा, और क्लोरीन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनाइन होगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को हमने डिस्कस करना है। कोवलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर किया जाता है बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान में।
इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नाउन एज शेयर्ड पेयर और बॉन्डिंग पेयर, और जिन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है उन्हें कहा जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड द स्टेबल बैलेंस ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द एटम्स व्हेन दे शेयर इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये जो उनके दरमियान में एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं, इन फोर्सेस को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास दूसरा एटम है, एटम ए, एटम बी। अब एटम ए के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन और एटम बी के आउटर मोस्ट शेल में है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये जो एटम ए है इसको जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की, और जो एटम बी है इसको भी जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अगर एटम बी के पास और एटम ए के पास आउटर मोस्ट शेल में यानी कि सबसे लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट रूल के मुताबिक, और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो इनकी कोशिश जो है वो तगोदो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। अब क्या करते हैं ये एटम ए और एटम बी, एटम ए और एटम बी जो है ये क्योंकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एटम ए जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा बी के साथ, और एटम बी जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ए के साथ। ठीक है, अब दोनों के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों के दरमियान में रिजाइड करेंगे, दोनों के दरमियान में रहेंगे। ए के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और बी के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये देखिए, जब इन्होंने शेयरिंग की है, शेयरिंग के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के दरमियान में रिजाइड करते हैं। अब ए के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और बी के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो ऐसे एलिमेंट्स के दरमियान में होती है जो कि नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, और मेटलॉइड्स होते हैं। अब जो एग्जांपल्स हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की, ये 2 तरह से हो सकते हैं, या तो पोलर होंगे या फिर नॉन पोलर होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स होती हैं, एक तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होती है और एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान में होता है, लेकिन जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान में होता है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दिखाई हुई है पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, एच बॉन्ड के दरमियान में एच के दरमियान में H2 मॉलिक्यूल के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है वो होती है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, CH के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना ये 3 तरह के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 2 एटम्स के दरमियान में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, तो उसे कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी हर एटम की तरफ से तो उसे कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो इसे कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमने डिस्कस करना है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड की एक ऐसी टाइप है that is formed by sharing of electron between 2 atoms in which the shared electron come from the same atom। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है, लेकिन दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है। तो जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, ठीक है, दूसरे एटम को जिसके पास कमी होती है। तो अब उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। ठीक है, और जो एटम द एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इज नाउन एज डोनर, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देते हैं, डोनेट करते हैं, उन्हें कहा जाता है डोनर। और जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर आर नाउन एज एक्सेप्टर।
और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं डोनर की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर आया था उसको जिस एटम ने एक्सेप्ट किया है उसे कहा जाता है एक्सेप्टर। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है अमोनिया की और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। अमोनिया हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया में जो नाइट्रोजन होती है इसके पास एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का। बट BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। लेकिन जो BF3 है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इट एक्सेप्ट लोन पेयर, ये एक जो लोन पेयर नाइट्रोजन की तरफ से आता है उसको BF3 एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और बनाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे शो हो रही है स्क्रीन पे। अमोनिया के पास जो है, अमोनिया की नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ज्यादा होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ। तो जो कंपाउंड बनता है कंपाउंड विद बोरॉन, कंपाउंड विद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो कंपाउंड बनता है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो के साथ। और इस एरो को हम हमेशा शो करवाते हैं डोनर टू एक्सेप्टर, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ इस एरो को शो करवाते हैं, क्योंकि डोनर जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। ये एरो इस बात को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में, मेटालिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो केमिकल बॉन्डिंग की एक ऐसी टाइप है दैट अराइजेज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, जो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं बिटवीन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में होती हैं, एंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस, और पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस के दरमियान में होती है। इट मे बी डिस्क्राइब एज शेयरिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है अमंग अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देते हैं। अब मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होती है, मेटालिक बॉन्डिंग यानी कि एक ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि मेटल्स के दरमियान में पाई जाती है। अब जो मेटल्स होती है ना उनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक या दो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये मेटल्स जो हैं क्या करती हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती हैं, उनको खुला छोड़ देती हैं, आजादाना छोड़ देती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक पूल जनरेट कर लेते हैं, पूल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पूल के अंदर पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होते हैं क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, और वहां पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये जो पॉजिटिव आपको नजर आ रहे हैं ना ये मेटल आयंस हैं, और ये जो आपको बॉल बॉल नजर आ रही है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इन मेटल आयंस के, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग्स हैं मेटल आयंस के दरमियान में और उनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में इसे कहा जाता है मेटालिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन इज द आइडिया, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक ऐसा आइडिया है दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्यूज टू फॉर्म, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं टू फॉर्म न्यूली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं विच इन टर्न इन्फ्लुएंस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक तरह की ज्योमेट्री को डिजाइन कर देते हैं, एंड बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज, और उनकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन जो है VBT की एक एक्सपेंशन है, ठीक है। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करते हैं, आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं, और वो नए हाइब्राइड ऑर्बिटल्स जनरेट कर देते हैं, ठीक है। सुइटेबल फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स इन वीबीटी। वीबीटी के मुताबिक अब ये जो नए हाइब्राइड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये बॉन्ड बना देते हैं। अब हमने डिस्कस करनी है इनके टाइप, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम वन बाय वन इन टाइप्स को डिस्कस करते जाते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 1s, एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर 1s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होके sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। द सिंबल sp3 सिग्निफाइज, अब ये जो सिंबल है sp3 का ये इंडिकेट करता है ईच sp3 ऑर्बिटल इज मेड अप ऑफ 1s एंड p ऑर्बिटल्स इन द रेशो, और इनकी जो रेशो होती है 1:3 होती है, यानी कि 1 जो है वो s होता है और 3 जो है वो p होता है। ठीक है, 1s और 3p ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल टोटल आपस में कंबाइन होके sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है और इनका जो एंगल होता है वो होता है 109.5 का एंगल होता है। These sp3 orbitals are non coplanar। अब ये जो sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक ही प्लेन में लाई नहीं करते। The small lobe is often omitted when depicted hybrid orbitals। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स। अब इसमें क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में कार्बन के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s ऑर्बिटल के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3p ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक px के अंदर और एक py के अंदर। तो इसके ग्राउंड स्टेट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट हम देखते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में 2s ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जब इसकी हाइब्राइड स्टेट बनती है, अब इस हाइब्राइड स्टेट के अंदर 1s और 3p ऑर्बिटल्स यानी कि px, py और pz, ठीक है, ये जो 3p ऑर्बिटल्स हैं ये 2s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके 4 sp3 ऑर्बिटल्स बना देते हैं। ठीक है, और वो sp3 ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये जब ये ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो इनकी शेप इस तरह की होती है टेट्राहाइड्रल, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 का। नेक्स्ट हमने मीथेन की एग्जांपल को डिस्कस करना है। जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं इनके दरमियान में sp3 जो है हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और टेट्राहाइड्रल जो है वो इनकी ज्योमेट्री होती है। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीथेन का मॉलिक्यूल जो है वो भी ओवरलैपिंग से बनता है। इसमें भी 4 sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के। ठीक है, जो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेते हैं। हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल होता है वो ओवरलैपिंग करता है कार्बन के sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल के साथ, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है 1s 3 1s sp3, ये वाला sp3, इस तरह का जो है इनके दरमियान में बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है और इनके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.4 एंगल होता है। ठीक है,
और जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो होता है 1.09 ऑंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 1s और 2p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और नए हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बना देते हैं जिन्हें sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। और ये जो बनने वाले sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी तादाद होती है 3। ठीक है, 1s और 2p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होके 3 जो है वो sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, द sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ 1s। ये एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। प्रमोशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल टू वन ऑफ द 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम से मैं आपको समझा सकती हूँ कि इसमें जो कार्बन के 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन हो जाती है। द कम्बिनेशन ऑफ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्रिएट 3 न्यू हाइब्राइड ऑर्बिटल्स, और इसके नतीजे में 3 नए हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं? एक होता है 1s और 2 होते हैं p के ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये 3 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी जो है इक्वल होती है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पाई जाती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। ऐसे कंपाउंड जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जाता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, चाहे वो कार्बोनिल के हों, कार्बन ऑक्सीजन के हों, या कार्बन कार्बन के हों, या कार्बन नाइट्रोजन के हों। जहां पे भी डबल बॉन्ड पाया जाएगा वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, अब जो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं इनके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 का बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, और इनकी जो बॉन्डिंग होती है कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स होते हैं वो बनते हैं sp2 ओवरलैपिंग के जरिए से। ठीक है, तो एक तो इनके दरमियान में बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा जो है इनके दरमियान में बनता है पाई बॉन्ड। अब ये जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में ये देखें, जब कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब कार्बन की होती है तो इसके नतीजे में बनते हैं टोटल 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये वाले 3 ऑर्बिटल्स। अब ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये दूसरे कार्बन के, एक कार्बन के ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं हाइब्राइड ऑर्बिटल्स, ये दूसरे कार्बन के जो हाइब्राइड ऑर्बिटल्स हैं, सिमिलर हाइब्राइड ऑर्बिटल्स, उनके साथ ओवरलैप कर लेते हैं। ये इस कार्बन का sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल है और ये इस कार्बन का sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल है। इन दोनों के दरमियान में ओवरलैपिंग हो जाती है और ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो इसका अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है दोनों कार्बन्स का, ठीक है, pz वाला। अब ये जो pz वाले ऑर्बिटल्स हैं जो कि अनहाइब्राइड फॉर्म में है, ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये भी आपस में ओवरलैपिंग शो कर देते हैं। इनके दरमियान में भी ओवरलैपिंग क्रिएट हो जाती है जिसे कहते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, और जो बाकी जो रिमेनिंग 2 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 हाइड्रोजन्स के साथ मिलके sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो इसकी कॉमन एग्जांपल है वो इथीन की है। इथीन का मॉलिक्यूल जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, और इसके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 का बॉन्ड एंगल होता है। इन इथीन 2 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, 2 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो कार्बन के होते हैं फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। ये एक सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है ना, एक कार्बन का sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं।
between them by the overlap of one sp2 orbital from each carbon। अभी ये पीछे वाली एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया था कि एक sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल जो है वो कार्बन का दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना देता है, ठीक है। और जो उनके अनहाइब्राइड p ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलरली ज्वाइन हो जाते हैं और ज्वाइन होके पैरेलल फॉर्म में वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के जरिए से पाई बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो कार्बन के sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल हैं, लाइक इस वाले कार्बन के जो दो sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके sp2, ठीक है ना, sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल के जरिए से वो सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं। तो दो सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बनेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बनेंगे और इथीन का मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर एग्जांपल्स दिखाई हुई हैं प्रोपीन की, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पे दिखाई हुई हैं जिनके दरमियान में ऐसे कंपाउंड्स हैं ये जिनके दरमियान में कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा इंटरमिक्सिंग का फिनोमिना जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं और उनकी इंटरमिक्सिंग से दो sp हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है ना। एक s और एक p जो है वो आपस में कंबाइन होके दो sp ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। when each carbon atom in as in acetylene, ठीक है ना। और ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है ऐसे कंपाउंड्स के दरमियान में होती है जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में या कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाएंगे वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। when each carbon atom as in acetylene, एसिटाइलिन के केस में इज बॉन्डिंग टू ओनली टू अदर एटम्स। अब ये जो कार्बन है सिर्फ दो, अगर वो एक कार्बन जो है वो सिर्फ दो एटम्स के साथ बॉन्डेड है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है ना। द टू s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन आर हाइब्राइड्स, ठीक है। अब ये जो वन s, ठीक है ना, वन s ऑर्बिटल और टू p ऑर्बिटल उस कार्बन के वो आपस में ही इंटरमिक्स हो जाएंगे, हाइब्राइड हो जाएंगे, ठीक है। और वो बनाएंगे टू sp हाइब्राइड ऑर्बिटल्स, दो sp हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, लिविंग टू p ऑर्बिटल्स एज अनहाइब्राइड फॉर्म, ठीक है। अब क्योंकि देखें यहाँ पे 2s ऑर्बिटल, एक तो 2s ऑर्बिटल ने इसमें इंटरमिक्सिंग की है और दूसरा एक 2p ऑर्बिटल ने, बाकी जो इसके रिमेनिंग 2p y ऑर्बिटल, 2p z ऑर्बिटल, ठीक है, बाकी जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये तो अभी रह गए हैं अनहाइब्राइड फॉर्म में, तो ये एज सच रह जाएंगे, ठीक है। अब जो जिन ऑर्बिटल्स ने इंटरमिक्सिंग की है वो दूसरे कार्बन के साथ जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन के जरिए से सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे अभी हमने पीछे केस डिस्कस किया है कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड की, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग 2py और 2pz ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में ओवरलैपिंग के जरिए से, पैरेलल ओवरलैपिंग के जरिए से आपस में वो पाई बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होता है, इनकी जो शेप होती है वो लीनियर शेप होती है और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 का बॉन्ड एंगल होता है, सॉरी 180 का बॉन्ड एंगल होता है। इसकी जो बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है वो इथाइन की है। इथाइन एक ऐसा कार्बन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अब इनके दरमियान में क्या होता है, ये देखें,
कार्बन और कार्बन के दरमियान में जब इन कार्बन की इस कार्बन की या अगर हम इस कार्बन की बात करें, दोनों कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो हमने कहा sp हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में सिर्फ 2 sp ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, एक ये वाला जिसके साथ आपको ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है, दूसरा ये वाला जिसके साथ आपको ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है। तो ये सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा नेबरिंग कार्बन के साथ, जिसने इस कार्बन ने भी sp हाइब्रिडाइजेशन शो की हुई है। ठीक है ना, तो sp ओवरलैपिंग के जरिए से इनके दरमियान में सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो इनका sp वाला ऑर्बिटल था, हाइब्राइड ऑर्बिटल था, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग शो करेगा और बना देगा ssp हाइब्राइड ऑर्बिटल्स। अब जो अनहाइब्राइड ऑर्बिटल्स हैं pz के और py के, ठीक है, इनके दरमियान में सिग्मा बॉन्ड तो क्रिएट हो गया sp ओवरलैपिंग के जरिए से। अब जो अनहाइब्राइड ऑर्बिटल्स हैं pz और py, अब ये आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग शो करेंगे। ठीक है, अब ये जो pz है नेबरिंग pz के साथ ओवरलैपिंग शो करेगा और बना देगा पाई बॉन्ड, और जो नीचे वाला py है वो साथ वाले py के साथ, साथ वाली कार्बन के py के साथ यानी कि अनहाइब्राइड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग शो करेगा और बना देगा पाई बॉन्ड। तो एक इनके दरमियान में ओवरलैपिंग के जरिए से हाइब्राइड ऑर्बिटल के जरिए से सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होता है, और बाकी जो 2 हैं वो अनहाइब्राइड ऑर्बिटल के जरिए से पाई बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। मुझे यकीन है कि आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परेशानी हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।